इससे पहले कैपेसिटर लगभग ऑलमोस्ट अपना चैप्टर पढ़ लिया अपन ने। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं कि कैपेसिटर्स का जैसे अपन कॉम्बिनेशन करता है सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और मैंने आपको बताया भी था कि जो मटेरियल हम फिल कर रहे हैं, माध्यम भर रहे हैं संधारित्र की पट्टी के बीच में, उसको कैसे ट्रिक से अपन सोल्व करेंगे। तो आज अपन उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या रखनी है कि विभव यानी कि पोटेंशियल जो चीज़ है इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए बिंदु जिनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। टर्मिनल्स between which we can calculate equivalent capacitance, ठीक है। तीसरा और लास्ट पॉइंट अपने को ध्यान रखना है which kind of combination, which kind of combination, संयोजन का प्रकार। अगर ये तीन बातें आप फॉलो करोगे तो कैसा भी न्यूमेरिकल आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता लगाना है विभव यानी कि पोटेंशियल कहाँ है, कितना है, कैसा है। दूसरी चीज़ आपको पता लगाना है कि किन दो बिंदुओं के बीच में हमसे पूछिए तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और तीसरी चीज़ कौन से टाइप का उसमें संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखो जैसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप आएगा, अपन यहाँ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के आ जाते हैं, ताकि उससे आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो कवर हो जाएंगे और आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो और डाउट कमेंट्स में पूछ भी सकते हो। तो जैसे पहला जो टर्म है उसमें क्या करना है, जैसे मैंने ये वायर लिया, ठीक है। अब जितनी भी मैं सीधी लाइनें खींचूँगा वो सब वायर का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया, ये इसकी कैपेसिटेंस ले ली सी, यहाँ पे एक और लगा दिया, यहाँ पे एक और लगा दिया, और फिर ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट ए। और इन सबकी कैपेसिटेंस सी ले ली। ये जैसे पॉइंट ए ले लिया तो इसको ले सकते हैं अपन बी ले लिया, पी क्यू आर एस टी बी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि तुल्य धारिता का निकालनी है ए और बी के बीच में। आगे हमें ध्यान रखना है कि विभव कितना क्या है। तो देखो जब तक जो तार है, वायर है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर या कोई भी चीज़, बल्ब वगैरह, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं आता है जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है या इलेक्ट्रिसिटी यूज आती है, तो फिर उन सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इन चारों पॉइंटों पर कोई भी चीज़ नहीं लगी तो इन चारों का पोटेंशियल विभव क्या हो जाएगा, एक समान। तो अपने पास चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा। ये भी बिंदु ए ए ए ए और ये भी बिंदु ए। यहाँ पे बिंदु बी आ जाएगा, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस। अब ए लिखने का मतलब ये है कि इन सबका विभव पोटेंशियल क्या है, बराबर। और देखो ये जो कैपेसिटर आ रहा है, संधारित्र आ रहा है, इसके दोनों ही सिरों का विभव क्या है, बराबर। अब जब बराबर हो गया इसका मतलब इसमें करंट तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो धारा होती है या करंट होता है वो आपने 10th में पढ़ा होगा कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करती है। अब जब विभव ही समान हो गया तो धारा तो चलेगी नहीं। तो ये जो कैपेसिटर है अपना संधारित्र, ये क्या हो गया, यूजलेस, ये किसी काम का नहीं। तो कौन बचे, ये दो। तो इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास डायग्राम कुछ ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ए, ये कैपेसिटर और सीधा आ गया अपना पॉइंट बी। अब देखो तीसरा जो स्टेप था उसमें अपने को पता करना टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन का प्रकार। तो क्या इन दोनों के दोनों टर्मिनल, इन दोनों संधारित्रों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं? हाँ जुड़े। और जुड़े तो ये कैसा हो जाएगा,
समांतर क्रम संयोजन। तो ये दोनों समांतर में हो गए, तो इक्विवेलेंट सीधा सीधा कितना हो जाएगा, सी प्लस सी यानी कि 2c। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था कि अगर तार एक्स्ट्रा लगे हुए हों, खाली पड़े हुए हों, तो किससे सॉल्व करना है। तो एक्स्ट्रा है तो सीधा सीधा उनका विभव क्या कर दोगे, बराबर। और जिन संधारित्रों के बीच में विभव एक समान है वो किसी काम के नहीं रहते, परिपथ से उनको हटा लोगे। तो बाकी जो बचे उनको अपन हल करेंगे। अगले टाइप पे जाते हैं। तो देखो क्या होता है, तो अब देखो अपने को ये अगला जो डायग्राम मैंने आपको बनाया उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर कोई वायर कोई चीज़ नहीं लगी, तो इन दोनों को परिचित हो जाएगा इससे। तो अपने पास सीधा सीधा डायग्राम ऐसा बनेगा। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट बी। ठीक है, इन सब की कैपेसिटेंस सी 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 बोले। अब देखो ये दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर अलग पॉइंट है, ये जो टर्मिनल है ये अलग है। तो यानी कि इन दोनों कैपेसिटेंस की पोटेंशियल अलग अलग है, तो ये काम में आएंगे, ये क्रॉस नहीं होंगे। तो अपना डायग्राम एंड में ऐसा बन जाएगा, इन दोनों को अपन आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ए पॉइंट है अपना, यहाँ से एक कैपेसिटर निकला, एक और निकला, ठीक है, ये दोनों निकले, ये दोनों आपस में जुड़ गए। और जुड़ने के बाद यहाँ से एक और निकलता है, ये वाला, जो कहाँ चला जाता है, बी पॉइंट। लेकिन देखो यहाँ पर ए टर्मिनल से एक और निकल रहा है, ठीक है, और वो सीधा कहाँ जा रहा है, बी टर्मिनल। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व तो कर लिया, इजी कर लिया डायग्राम को। अब हमें किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर अपन ऐसा कर लेते हैं, समझने के लिए एक बैटरी जोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से अपने को समझ में आ सके, काल्पनिक है वर्चुअल है। अब देखो सबसे पहले अपने को कॉम्बिनेशंस का पता लगाना है। तो ये दोनों जो इन दोनों के दोनों सीधे आपस में जुड़े हुए, तो क्या हो गया, समांतर। तो पहले इसको हल कर लो, एक एक को हल करते जाओ, दो दो के जोड़े बना के। तो अपने पास देखो सी 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 सी, तो दोनों समांतर है, तो सी इक्विवेलेंट या इसको C1 दे दो, कितना आ जाएगा, C प्लस सी यानी कि 2c। तो अब डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, A 2c ये वाला पूरा, उसके बाद C और इन दोनों के नीचे से जाता है अपना एक और C। ठीक है, ये आ गया अपने पास टर्मिनल A टर्मिनल B। ठीक है, अब देखो ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर C2 कितना हो जाएगा, 1/2c प्लस 1/c और 1/c। तो ये अपने पास एलसीएम अगर आप लोगे तो 2c 1 + 2 = 1/c। ठीक है, कितना हो गया, 3/2c = 1/c2 यानी कि 2c/3 = c2 इनवर्स करते हैं। तो अब इन दोनों की जगह अपन एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो कि कितने कैपेसिटेंस का होगा, 2c/3, और नीचे एक और लगा देंगे c का, क्योंकि इस नीचे वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। ये आ गया ए टर्मिनल, ये आ गया बी टर्मिनल। अब देखो ये दोनों किस में आ रहे वापस, समांतर में। तो यहाँ पर अंत में आंसर कितना आ जाएगा, 2c/3 + c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अब अगला डायग्राम जो है, इसमें देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों पॉइंटों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ए और बी पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, ये भी ए, इस वाले के हिसाब से ए, इस वाले के हिसाब से बी। मतलब हमें जिन बिंदुओं के बीच में धारिता निकालनी है, जिन टर्मिनल्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी है, वो दोनों तो आपस में मिल गए। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, हिंदी में बोलते हैं लघुपथ। तो इस तरीके के सर्किट की कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा सर्किट ही उड़ गया, शॉर्ट हो गया। अब कब कर सकते थे, जब इन दो पॉइंटों के बीच में पूछता, तब हम क्या करते हैं, इन सबको मिला लेते हैं आपस में और आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है,
ये सेम डायग्राम कर रहे हैं अपन, थोड़े से चेंजेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए पॉइंट और यहाँ पे ले लेता हूँ बी पॉइंट। अब आपको वापस ए और बी के बीच में निकालनी तो आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ सिर्फ वायर है तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी, ये भी, तो ये तीनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाएंगे तो अपने पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ए से निकलते हैं 3 कैपेसिटर और तीनों आपस में मिलके कहाँ चले जाते हैं, बी पे। और ये तीनों ही आपस में, देखो ये तीनों की आपस में सारे टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे हो गए, समांतर क्रम, सी सी सी, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा सी प्लस सी प्लस सी यानी कि 3C। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तब जब इन दो के बीच में पूछा, अगर इन दो के बीच में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटेंस कैलकुलेट नहीं होगी, ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। आगे देखते हैं, देखो 5 वाट। तो देखो अब 5 वाट जो टाइप है इसमें इस तरीके का डायग्राम। अब इस तरीके के डायग्राम में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये जो 4 कैपेसिटर है, अगर इन चारों की कैपेसिटेंस बराबर है तो ये जो बीच वाला है ये हो जाएगा कैंसिल। ऐसे इसके भी चारों तरफ बराबर है, ये कैंसिल, मतलब इनमें क्या नहीं होगा, करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, जो आप 5वें चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, तो 5वें चैप्टर में अपन इजीली समझ लेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि जैसे किसी जगह 4 या 5 कैपेसिटर दे रखे हैं और उसके चारों तरफ के कैपेसिटर इक्वल रेशियो में आ रहे हैं तो फिर वो बीच वाला क्या हो जाए, कैंसिल। रीज़न क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या हो जाती है, इक्वल, और सेम पोटेंशियल हो गई तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, ऐसा का ऐसे केस यहाँ हो जाएगा। तो अपने पास जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा, 3 कैपेसिटर ऊपर, 3 कैपेसिटर नीचे, सीधी लाइन में, ये बी और ये ए। ठीक है, सी 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 सी, तो ये ऊपर वाले तीनों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज, और ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज। तो इन तीनों पे अलग अलग निकाल लेंगे, फिर जो बनेगा उससे क्या निकाल लेंगे, समांतर में आ जाएंगे वो, तो ये इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो अगर एक से ज़्यादा बैटरी हो यानी कि मोर देन 1 बैटरीज हो तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। जैसे इन दोनों में से कोई ना कोई एक बैटरी ज़्यादा पावरफुल होगी और एक कम। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो E1 है वो ज़्यादा है E2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे और इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1-2, यानी कि ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे। अब देखो दोनों कैपेसिटर कुछ इस तरीके से अपने पास आ जाएंगे, C1 C2। तो ये कौन सा संयोजन हो गया, श्रेणी क्रम। अब आप सूत्र लगा के C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या मैंने आपको बताया था C इक्विवेलेंट को अगर 2 ही कैपेसिटर हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले वाले में देखते हैं, हमें निकालना है ए और बी के बीच में, बैटरी दे दी बीच में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्चुअल बैटरी लगा लेंगे अपने हिसाब से, मान लो, और वो बैटरी हो गई वी की, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना है, वी है, हमने मान लिया। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, टर्मिनल पोटेंशियल कितनी है, वी है। तो अब क्या करेंगे, 2 बैटरी होगी तो जैसे इधर किया था ज़्यादा वाले में से कम, वैसे इधर कर देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ई तो हो गया ई माइनस बी, C1 C2। अब ये भी किस में आ गया, श्रेणी क्रम, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अपने पास जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे जिसका हमने वादा किया था आपसे ट्रिक बताने का, कि अगर माध्यम भरा हुआ हो तो कैसे सॉल्व करें। अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि वायु में या निर्वात में किसी समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, A/0/D। यहाँ पर एक है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल, डी प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एप्सिलॉन आपको पता है। और अगर किसी मीडियम में बात करेंगे तो वो हो जाएगी A/0/D, जब मीडियम पूरी तरीके से भरा हुआ। ये 2 सूत्र आपको याद रखने, बाकी काम अपने आप हो जाएगा कॉम्बिनेशन से।
तो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/CN। और ऐसे पैरेलल का हो जाएगा समांतर क्रम का, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN। ठीक है, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से बिना किसी ज़्यादा मेहनत के अपन आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ये कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, अगर पूरी तरीके से भरा हुआ होगा तो सीधा ये फॉर्मूला लग ही जाएगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मीडियम भर देते हैं। जैसे ये भर दिया एप्सिलॉन आर और ये भर दिया एप्सिलॉन R2। d/2 में इसको भरा और d/2 में इसको भर दिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, ये हो गया ए और ये बी। आपको निकालना है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो एक तो मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था डेरिवेशन वाला, वो है लंबा चौड़ा। शॉर्टकट क्या होगा, देखो यहाँ जहाँ से ये मीडियम चेंज हो रहा है वहाँ पर आप सपोज कर लो एक प्लेट लगी हुई है इस तरीके से, ये ए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक प्लेट और ये एक अलग कैपेसिटर संधारित्र बन जाएगा एप्सिलॉन आर का, और इसके आगे जोड़ दूंगा एक और यानी कि एप्सिलॉन R2 वाला, जिसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे d/2 और इसकी भी कितनी रहेगी d/2, क्योंकि इतनी लेंथ में भरा हुआ है। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में हमने कोई चेंज किया नहीं है। ए ये हो गया पॉइंट बी। तो देखो दो कैपेसिटर हो गए दोनों। इसकी बात की जाए तो इसका तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन d/2, और ये तो कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन d/2। और इसकी बात करूँ तो इसकी हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन d/2। ठीक है, दोनों की कैपेसिटेंस हमने लिखी ली इजीली। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 आ जाएगा आंसर। यहाँ से हम C1 C2 का वैल्यू निकाल के इनपुट कर देंगे, आंसर अपने पास आ जाएगा। अगला देखते हैं। तो देखो अगर ये इस तरीके से बना हुआ, मतलब ऊपर के आधे भाग में अलग, नीचे के आधे भाग में अलग, तो अब देखो मैंने जैसा यहाँ किया था कि जहाँ से अलग हो रहा था वहाँ प्लेट लगा दी थी, वैसा का वैसे यहाँ करेंगे, जहाँ से अलग हो रहा है वहाँ प्लेट लगा देंगे। ये ऊपर का कैपेसिटर आ गया जिसकी अंदर जो मीडियम में कितना एप्सिलॉन R है। ठीक है, और ये नीचे का कैपेसिटर आ गया एप्सिलॉन R। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दी हो जाएगी, और दोनों आपस में भी जुड़े रहेंगे क्योंकि एक ही टर्मिनल है। ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, a/2 क्योंकि आधा आधा ऊपर ही बना। तो यानी कि जब अपन वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ते हैं तब तो दूरी कम होती है, और जब क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं तो अनुप्रस्थ क्षेत्र क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो जैसे इसके लिए बात करेंगे तो C1 ए एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह क्या आ जाएगा a/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, और इसकी हो जाएगी C2 a/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन d। अब दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट सीधा सीधा कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके, ठीक है, कोई मेहनत करनी है, 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो देखो अब हमने क्या किया, 3 अलग अलग मटेरियल भर दिए, एक तो भरा हॉरिजॉन्टली और एक भर दिया वर्टिकली, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से दोनों। तो जहाँ जहाँ डिवाइडेशन हो रहा है वहाँ से तोड़ते जाएंगे इसको। ठीक है, जैसे ये वाली डिस्टेंस होगी a/2, ये हो जाएगी d/2, ये मीडियम हो जाएगा d/2 में, ये हो जाएगी a/2 और ये हो जाएगी पूरी d। तो देखो ये पॉइंट Q, पहले ऊपर वाला कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है d, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a/2, और मीडियम उसमें कितना है एप्सिलॉन R1। अब नीचे आ जाते हैं तो देखो यहाँ पर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो कितनी रहेगी
d/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना हो गया a/2, नीचे ही तो काम कर रहा है, और मीडियम हो गया एप्सिलॉन r2। ऐसे ही इसके आगे एक और जुड़ जाएगा जिसकी भी प्लेट के बीच की डिस्टेंस d/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया a/2, और यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ के कहाँ चले जाएंगे, सीधे पॉइंट P पर। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की। तो C1 की धारिता कितनी हो जाएगी, A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, और डिस्टेंस कितनी है d। ऐसे ही इसकी बात करें तो C2 बराबर A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 और d/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d। ऐसे ही C3 की बात कर लेते हैं, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 और d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो, तो C3 बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन d। ठीक है, अब हमें तो पूरी निकालनी है, तो देखो ये तो अकेला है, ये दोनों किस में, सीरीज में, श्रेणी क्रम सीरीज। ठीक है, तो इन दोनों का निकाल लेते हैं C2 और C3 का। तो अपन C डैश इसका नाम दे देते हैं, तो दो ये इसलिए C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। अब यहाँ पर वेरियस पुट कर दो, जैसे C2 C3 की वैल्यू कितनी आ रही है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन d, और ये मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऐसे ही अपन नीचे देख लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन d। ठीक है, ये आ गया C डैश। अब उसके बाद ये कुछ ऐसा डायग्राम अपने पास आ जाएगा कि C1 C डैश और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे P और Q पे। तो ये दोनों किस में आ गए, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। ठीक है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C डैश। तो वैल्यूज पुट कर दो, जैसे C1 की तो कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन 2d, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन 2d प्लस ये रही C डैश की वैल्यू, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d इंटू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन d होल अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन d। हम चाहते तो इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते थे, पर मैंने एक साथ लिखना था तो कर दिया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे कितना होता है ये। अब देखो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन 2d, ये तो एज इट इज, इसको छेड़ना ही है फिलहाल। यहाँ देखो नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो अंदर क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r1, ऊपर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d का होल स्क्वायर कर देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r2 इंटू एप्सिलॉन नॉट r3, ये स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अपने पास क्या बच गया, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन 2d प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 होल अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 2 प्लस एप्सिलॉन r3। अब इसके नीचे जैसे अगर 1 होता तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो अपने पास कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन 2d प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 अपॉन d इंटू एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r3। ठीक है, वापस देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, अंदर कितना बच गया, एप्सिलॉन r1 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r3।
ये हो गया अपने पास आंसर सी इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप मीडियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, जहाँ पे मीडियम अलग हो रहा है वहाँ से उसको डिवाइड कर देना है और सॉल्व कर लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।